तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी मॉडल सेट नंबर 1 की। आज हम लोग 2022 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। देखिए मॉडल पेपर या क्वेश्चन आपका कहीं का रहे, 2019 का रहे, 17 का रहे, 15 का रहे, 14 का रहे, कहीं से भी आपका प्रश्न है, सिर्फ आपका प्रश्न आपके बुक से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग 2022 का मॉडल पेपर देखेंगे सेट नंबर 1 में किस तरह से प्रश्न है, और सारे प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे कि आप सभी के मस्तिष्क में सारा प्रश्न घुस जाए। ठीक है, तो इतना मेरा प्रयास रहेगा। चलिए पहला देखिए, आप सभी का जो हिंदी का एग्जाम होगा कैसे प्रश्न रहेंगे। पहला आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ के आप वहाँ पे उत्तर देना है। जिस प्रकार से ये गद्यांश आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ रखा है, मैं उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ नहीं होता है। देखिए पहला यहाँ पे क्या बताया गद्यांश में कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। ठीक है, हम किसी देश में रहते हैं, उसका हमारे ऊपर ऋण होता है। ठीक है, हम देश की जलवायु में पलते बढ़ते हैं, मिट्टी में रहते हैं, इस तरह से कुछ है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है। चलिए प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न क्या पूछा रहा कि हम किसके ऋणी हैं। तो हम जो ऋणी हैं इस गद्यांश के माध्यम से अगर बात कर सकते हैं, इस गद्य में जो दिया हुआ है, हम मातृभूमि का ऋणी हैं। ठीक है, जो हमारे धरती माता है उसका हम ऋणी हैं। चलिए अगला दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि मनुष्य की श्रेष्ठता है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए ना, गिरकर उठकर जो बड़े होते हैं वो मनुष्य की श्रेष्ठता है। जो गिरता है, गिरने के बाद फिर उठता है, वो मनुष्य की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो गद्यांश में जब पढ़ेगा तो आपसे पता चलेगा हमारा जो भरण पोषण होता है वो धरती माता के द्वारा दिए गए अन्नों से होता है। जो धरती माता जो अन्न देती है उससे हमारा भरण पोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न की। आगे यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस देश की उन्नति के लिए, ठीक है, किस देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। तो देश की उन्नति के लिए अगर बात कर सकते हैं तो सभी को समता, ठीक है, हृदयता का पाठ पढ़ें और आगे बढ़ें। यानी कि हम सभी को समान रूप से देखें, जो भी हो। ठीक है, कोई भी कास्ट का हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी है उसको हम लोग समान रूप से देखना है। जो नीचे जाति का उसको भी देखना है और अच्छे पाठ पढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि देश प्रेम क्या है। ठीक है, तो 5 का अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे जो एक देख सकते हैं, देश के रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना। हमारा जो देश का जो रीति रिवाज है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना, और किसी भी धर्म, चाहे कोई भी हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी को निंदा नहीं करना है। हमको सभी धर्म के अच्छे विचार रखना है। ठीक है, अगर कोई हिंदू है तो उसके बारे में हमको बुरा नहीं सोचना है, कोई मुसलमान है तो उसके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना है। यानी कि सभी को समान रूप से देखना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का 1 हो जाता है। चलिए तो चलिए बात करेंगे छठा प्रश्न की। देखिए 6 से लेकर 10 के बीच का जो उत्तर है आपको इस पद्यांश को पढ़ के देना है। तो बहुत ही अच्छा पद्यांश को पढ़िए और बहुत ईजी भी है। देखिए क्या लिखा हुआ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको पढ़ रखा है। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छठा प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस से डरकर नौका पार नहीं होती। तो किससे डरकर नौका पार नहीं होती, वो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सातवां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न की बात करें। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया कि मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो मन का विश्वास जो रगों में भरता है वो साहस भरता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आप पद्यांश को नहीं पढ़ें तो आपको उत्तर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। आप पद्यांश को पढ़िए और उसके बाद उत्तर को आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या पूछा कि सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है। तो सिंधु में डुबकी लगाता है वो लगाता है गोताखोर। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 10वां प्रश्न की। यहाँ प्रश्न पूछा कि कैसे लोग की हार नहीं होती। ठीक है, तो कैसा लोग है जिसका हार नहीं होता, जो कोशिश करता है उन लोगों का कभी हार नहीं होता। ठीक है, वहाँ बताया तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई देता है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग खंड ख का। ये व्याकरण से है, व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण अगर आप नहीं किए तो व्याकरण कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। चलिए बात करेंगे 11 प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक अकर्मक आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्याकरण नहीं किए हो, व्याकरण समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो मैं एक प्यार से कमेंट कर दें उसके ठीक है। उसके बाद एक मैं वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को व्याकरण करवाया जाएगा, हर एक व्याकरण, ठीक है, जो भी हो। ठीक है, जितने आपको 10th में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अकर्मक क्रिया कौन सा है। ठीक है, तो अकर्मक पूछा गया, तो ये अकर्मक आपका सही उत्तर ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है, मोहन सो रहा है, ये आपका अकर्मक हो जाता है। बाकी बात आपका जितने भी दिख रहे हैं वो सारे के सारे सकर्मक है। ठीक है, तो मोहन सो रहा है वो एक अकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है, चलिए
बात करेंगे 12वां प्रश्न की। यहाँ भी प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया कि कौन सा वाक्य, ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक अब पूछा गया है ना, तो सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है 12 का बात कर सकते हैं तो सी इसका हो जाएगा। रीता खाना खाती है, रीता खाना खाती है वो एक सकर्मक क्रिया हो जाता है। बाकी बात बच्चा रोता है ये आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। लड़का हंसता है ये भी आपका अकर्मक हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं ये अकर्मक होता है, लेकिन रीता खाना खाती है वो एक सकर्मक क्रिया हो जाता है, ठीक है। सकर्मक अकर्मक दोनों को कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 13वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि उज्जवल का अनेकार्थक शब्द है, ठीक है। तो उज्जवल का अनेकार्थक क्या है आपको कमेंट करके बताना है, नहीं सकते हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है, ऑप्शन में। चलिए आगे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 14वां प्रश्न की। यहाँ प्रश्न क्या पूछा कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो तीसरा जो पद कहलाता है वो कहलाता है आपका क्या होगा दोस्तों, समास हो जाएगा। क्या होगा, समास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखा देता है, समास करेक्ट आंसर हो जाता है। 15वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है। तो समास आप कर लें, समास को कर लें, फिर आपके बाद जो क्रिया है वो कर लें, वाच्य कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई देता है अवय भाव आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। प्रतिदिन है वो अवय भाव समास है। चलिए 16 प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि नीला है जो, ठीक है, कंठ, नीलकंठ के समास है। तो नीलकंठ जो है वो कौन सा समास है उसको बताना, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन है डी जो दिखाई देता है बहुब्रीहि समास आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ आपका एक बहुब्रीहि समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17वां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। इसका जो वाक्य है इस वाक्य का आपको भेद बताना है। तो इन ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिखा दे रहा है मिश्र वाक्य आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा वाक्य है, एक मिश्र वाक्य है। चलिए आगे देखेंगे। 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो वो जो वाच्य है वो आपका कृतरी-वाच्य हो जाता है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे 19वां प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा गया कि बालक चांद डैश देख रहा है, ठीक है। बालक चांद को देख रहा है ना, की और देख रहा है। तो बालक चांद की और देख रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बालक चांद की और देख रहा है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द, ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव है, ठीक है। तो अवयव भी आप कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो समुच्चयवादी जो अवयव है तो ये हो जाएगा अथवा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सब समुच्चयवादी अवयव है, तो अथवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं आज का 21वां प्रश्न। और देखिए 21 और 24 का जो प्रश्न है आपको इसको पढ़ना है, और ये जितने भी प्रश्न हैं सारा आपका बुक से अब आ गया, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिखा, उद्दो तुम अति बड़ भागी। तो ये चैप्टर आप समझ गए कहाँ से लिया गया है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं और आगे, ठीक है। चलिए क्या पूछा गया 21वां प्रश्न की इस पद के रचिता कौन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके जो रचिता है वो सूरदास जी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे और डी दिखाई देता है, सूरदास आपका करेक्ट सा उत्तर हो जाता है। 22वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है कि गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी, ठीक है। तो गोपियाँ जो भक्त था वो किसका था, श्री कृष्ण का भक्त था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई देता है श्री कृष्ण करेक्ट आंसर हो जाता है। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि पुरैन पात का क्या अर्थ है। पुरैन पात पूछा गया है ना, तो पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिखा देता है कमल का पत्ता सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए 24वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो गोपियाँ जो है उद्धव का व्यवहार का जो तुलना करता है वो करता है कमल के पत्ते और तेल के मटके की कैसे, ठीक है, उससे करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिखा देता है सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 25वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कौन सा महीना है जिसमें चारों तरफ हरियाली छा जाता है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए। तो वो जो माह होता है वो होता है फागुन का माह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है फागुन करेक्ट सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करेंगे अगला 26वां प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा गया कि उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविता के कवि कौन है। तो देखिए दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का कवि का नाम कर लेना है, जो भी कविता है, पाठ के लेखक, फिर लेखक का जन्म कब हुआ था, ये सारे चीज़ कर लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल से जुड़े रहे तो सारा कुछ आपका हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम के सामने आपको 2023 का मॉडल पेपर भी करवाया जाएगा और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ चैनल पर जुड़े रहें और एक प्यारा सा कमेंट करते रहें, ठीक है, ताकि मुझे भी याद आ जाए कि आपको ये हमको करवाना है,
ठीक है। चलिए बात करेंगे 26वां का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन में जो बी दिखा दे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो लेखक है निराला जी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न के देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि ठीक है मुर्दे में भी जान डाल सकती है। 27 का बात कर सकते हैं, 27 का ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नन्हे शिशु की। यहाँ बच्चे के बारे में बताया गया था, तो नन्हे शिशु आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 28वां प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बादल ठीक है बदला हुआ रूप है। तो किसका बदला हुआ रूप है, 28 का ऑप्शन में जो सी दिखा देता है सूर्य की किरण आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणों की। 29वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पे देखिए 29 से 32 को फिर आपको पढ़ना है बाल गोविंद भगत वाला। तो बाल गोविंद भगत हमने पढ़ रखा है, अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ ले, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिए 29वां प्रश्न क्या पूछा गया कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। आपको पता ही है ना क्या कर रहा था, तो वो क्या कर गा रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई देता है वो सही से उत्तर हुए थे। रो नहीं रहे थे, वो गा रहे थे। ठीक है, चलिए प्रभु का नाम ले रहे थे। देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 30वां नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि जो भगत जी है ठीक है का बेटा कौन कैसा था। तो देखिए भगत जी का बेटा जो था वो सुस्त और बोधा टाइप का था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई देता है बोधा आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, सुस्त और बोधा टाइप का। चलिए आगे 31वां प्रश्न क्या पूछा गया कि भगत सिंह जी को जो पुतोही थी ठीक है वो कैसे थी। तो पतोहू की बात कर सकते हैं, तो पतोहू थी वो सुगम और सुशील होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी। ठीक है, तो ये ध्यान से पूरा दिया हुआ है, बहुत ही सुशील थी और पूरा घर का ध्यान रखती थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं 32वां की। यहाँ पे 32वां प्रश्न पूछा बोधा का क्या अर्थ होता है। उसका जो बेटा था बोधा था, तो बोधा का अर्थ क्या होता है वो बताना है। ठीक है, बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। ठीक है, बोधा यानी कि थोड़ा कम बुद्धि वाला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही से उत्तर हो जाता है। अब 33वां प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। जो पान वाला था, जो पान बेच रहा था, वो किस प्रकार का व्यक्ति था वो बताना है। तो एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। तो करेक्ट आंसर 33 का ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है मोटा था और खुश मिजाज व्यक्ति था। चलिए पाठ को पढ़ें तो आप उत्तर आप खुद दे सकते हो। 34वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। देखिए नेताजी का जो चश्मा बना था वो बताया था संगमरमर पत्थर की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है संगमरमर पत्थर सही से उत्तर हो जाता है। देखिए 35वां प्रश्न क्या पूछा गया कि नेताजी की मृत्यु पर चश्मा कौन बदलता था। तो वहाँ पे जो बदलता था वो कौन बदलता, वो कैप्टन बदलता था। ठीक है, पान वाला तो नहीं होगा, कैप्टन आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थे दोस्तों याद रखिए, उनका है स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका स्वयं प्रकाश जी हो जाएगा। ठीक है, नेताजी पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37वां प्रश्न की बात करेंगे, फिर यहाँ से आपको दिया हुआ है, बुक सही है तो बहुत ईजी है, आप पढ़ लीजिए फिर आप दे दीजिएगा। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है 37वां नंबर की, प्रस्तुत गद्यांश के किस पाठ से लिया गया। ये जो गद्यांश लिया गया वो कहाँ से लिया गया है। देखिए तो पहले ये आप पढ़िए, थोड़ा सा मैं आपसे बताने की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर ठीक है खेलते रहते हैं, समझिए ना कहाँ से भी लिया गया है। ठीक है, बटोही कुछ दूर देर बिटकर हम लोग के तलाश देख रहे हैं, कभी मेले में आदमी झुंड में देखते कूद कर छिपाइयों की। ये जो दोस्तों ये बात कर सकते हैं, ये जो लिया गया है ना वो हो जाएगा माता का आंचल से लिया गया है। ठीक है, आपको याद है ना, तो ये लिया गया है आपका माता का आंचल पाठ से लिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, माता के पाठ से लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या 38वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लेखक क्या खेलते हैं। देखिए लेखक जो खेल रहे थे वो क्या खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, वो नाटक खेल रहे थे। नाटक कभी क्या करते थे, कभी शादी वाला, कभी ये कभी वो, यानी कि वो लोग नाटक करते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 39वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। मेले की अगर बात कर सकते हैं, इस नाटक के द्वारा वो ददरी का मेला का यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ददरी का मेला। आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछ रहा है कि रहरी किसे कहते हैं। तो रहरी जो होता है ना वो उसे अरहर की दाल को कहते हैं। ठीक है, तो अरहर दाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जितने भी प्रश्न थे हर एक प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद कौन सा वीडियो लाऊं, अगर आप हिंदी पे बहुत अच्छा वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी पे आप व्याकरण अगर चाहते हो तो प्यारे से कमेंट करें तो व्याकरण ला दूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों के साथ शेयर करें। और चलिए दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।